अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज का जो हमारा टॉपिक था द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल। इसके दो मरले हैं, एक है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर अंदर ले जाते हैं और एक्सहेलेशन में हम एयर को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। अब देखें, इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, जब हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, जब हम यानी कि सांस लेते हैं तो रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स ऊपर उठ जाते हैं। रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स और रेज्ड। ये होगा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट होगा डोम शेप, यानी कि गुंबद नुमा डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो नीचे हो जाता है। डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड लोअर। अब देखें, जब हम सांस लेते हैं यानी कि इनहेलेशन के दौरान रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स ऊपर उठ जाते हैं। डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और वो नीचे हो जाता है। इससे हमारी थोरैसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ thoracic cavity। इससे thoracic cavity का एरिया बढ़ जाता है और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। reduce the pressure on lungs। लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अब देखें, इनहेलेशन में सांस लेने के अमल के दौरान रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स ऊपर उठ जाते हैं। इसी दौरान डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो नीचे हो जाता है। इसी वजह से हमारी थोरैसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाता है और जब थोरैसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाता है तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और लंग्स एक्सपैंड करते हैं, यानी कि लंग्स फैल जाते हैं और बाहर की हवा, एक्सटर्नल एयर तेज़ी के साथ हमारे लंग्स के अंदर इंटर हो जाती है। ओके मेरे भाई, ये था हमारा इनहेलेशन। अब है एक्सहेलेशन, इसके उलट होगा एक्सहेलेशन। इसके दौरान रिब्स के मसल इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इधर रिलैक्स होंगे, इधर कॉन्ट्रैक्ट होकर रेस्ट हुए थे, उधर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। आप लिख लें, रिब्स मसल्स रिलैक्स एंड back to original position। एक्सेलेशन में सांस यानी कि जब हम बाहर निकालते हैं, एयर बाहर निकालते हैं, रिब्स मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और रिब्स अपनी पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। और इस तरह डोम शेप डायाफ्राम भी रिलैक्स होता है, यानी कि डायाफ्राम के मसल भी रिलैक्स होते हैं और डायाफ्राम पहले वाली यानी कि पहले वाली डोम शेप शक्ल में दोबारा आ जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा। डायाफ्राम muscles relax
and raised to dome shape. इस दौरान एक्सहेलेशन में जब रिब्स के मसल्स रिलैक्स होते हैं और रिब्स पहले वाले ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, और इसी तरह डोम शेप डायाफ्राम के मसल भी रिलैक्स होते हैं और वो भी इनके डोम शेप में आ जाता है, तो चेस्ट कैविटी का एरिया होता है, यानी कि सीने के अंदर जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है। रेड्यूस द स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी। जब हमारे चेस्ट कैविटी का एरिया कम हो जाएगा तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इंक्रीज द प्रेशर और इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स। ओके मेरे भाई, ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार फिर इसको देख लें। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स ऊपर उठ जाते हैं। जब रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिब्स ऊपर उठ जाएंगे तो डोम शेप डायाफ्राम्स भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो नीचे हो जाता है। इसी तरह इनहेलेशन में थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है और लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और लंग्स एक्सपैंडिंग करते हैं, फैल जाते हैं और एक्सटर्नल एयर बॉडी के अंदर इंटर होती है। इसी तरह एक्सहेलेशन में रिब्स के मसल्स रिलैक्स होंगे और रिब्स पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे और इसी तरह डायाफ्राम भी डोम शेप में आ जाएगा, तो उसका एरिया यानी कि इनहेलेशन के दौरान जो चेस्ट कैविटी का एरिया कम हो जाएगा और जब एरिया कम हो जाएगा तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो इंटरनल एयर, अंदर की हवा बाहर एग्जिट हो जाएगी, यानी कि बाहर रिलीज हो जाएगी। इस तरह मेरे भाई आगे देख ले, जब हम कोई रिलैक्स होते हैं, यानी कि जब नॉर्मल हालात में हमारी यानी कि ब्रीथिंग रेट होता है वो 16 to 20 टाइम होता है। जब हम कोई मुशक्कत यानी कि हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट 16 to 20 टाइम की बजाय 30 to 40 तक चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोई मुशक्कत काम कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स के सेल्स ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। जब ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो उसको निकालने के लिए, उसको हर बॉडी से रिलीज़ करने के लिए हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो रिब्स के मसल्स और डायाफ्राम्स को तहरीक देता है, मैसेज देता है कि वो ज़्यादा वो अपना ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करा दें। जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकालने के लिए हमारा ब्रीथिंग रेट 30 to 40 तक चला जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़।